मैं उसकी पीठ पर बैठा रहता तथा वह घूमती फिरती चरती रहती थी। इसी दौरान एक दिन गांव के ही चिखुरी ने भैंस के थन में लकड़ी से खोद दिया। भैंस बिदक कर बड़ी तेजी से उछल पड़ी। मुझे जरा भी पता नहीं चला कि मैं कैसे एक झाड़ी के पास जमीन पर कुछ देर के लिए बेहोश पड़ गया। झाड़ी से सटी एक कब्र थी। होश आने पर मेरे होश उड़ गए। भूतों के डर से मैं कांप गया। ये खबर बस्ती में फैल गई। सभी कहने लगे कि भैंसों पर भूत चढ़कर घूमते हैं, किंतु वो दिखाई नहीं देते। लोग मेरे बारे में कहते कि इसके चढ़ने से वो नाराज हो गए, इसलिए इसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। अपने चिरपरिचित अंदाज में नग्गर चाचा मेरे ऊपर बरस पड़े। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं चिखुरी को भूत समझूं या कि जो मुर्दहिया में दफन थे उनको। चाहे जो भी हो, इस घटना के बाद मैंने कभी भैंस पर बैठकर मुर्दहिया के भूतों को गुस्सा नहीं दिखलाया। इस दुर्घटना से किसुनी भौजी बहुत दुखित हो गई थी। एक दिन अपने घर बुलाकर मुझे समझाया, हे बाबू, ई सब तो हवा बतास से बच के रहिया, इनकर गुस्सा जानलेवा होला। हमारे क्षेत्र में भूत पिशाच को दलित हवा बतास भी कहते थे। इसी किसुनी भौजी के ससुर का नाम था जेदी, जो अपने बेटे से अलग रहते थे। जेदी चाचा अपनी जवानी के दिनों में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उसी बंसु पांडे के खानदान की हरवाही करते थे। विश्व युद्ध के दौरान एक दिन वो हल जोत कर जा रहे थे। वही खेत से ही वो गायब हो गए। गांव वाले कहते थे कि अंग्रेज ढेर सारे मजदूरों का अपहरण करके लड़ाई के लिए विलायत ले गए थे। ये तो साफ तौर पर मालूम नहीं कि जेदी कैसे गायब हो गए। वो स्वयं किसी को असली बात नहीं बताते। वर्षों बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो वो गांव वापस आ गए। उनकी वापसी से गांव वाले खुश तो बहुत थे। वो थे तो बिल्कुल अनपढ़, किंतु बातें ऐसी करते थे कि लगता था कि वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रोफेसर हों। जेदी चाचा एक विचित्र शैली में चर्चिलवा का जिक्र करते थे और उसे बहादुर बताते थे। वो अनेक हथियारों के नाम के बिगड़ैल शब्द भी बीच बीच में अकारण ही बोलने लगते थे, जैसे सबमरी, फैटर प्लेन, डम डम, टंक बनेठी, बम आदि आदि। कुछ शब्द ऐसे भी बोलते जैसे मस्पोटम, सटल, बसरा, बगदाद, दुबई, खम्मा, दजला आदि आदि। इस तरह के अनेक शब्द वो बिना वाक्य के स्वतंत्र रूप से ऐसे बोलते थे जैसे किसी को डांट रहे हों। हम सबको उस समय कुछ भी समझ में नहीं आता था कि वो क्या बोल रहे हैं। वर्षों के बाद जब मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा ग्रस्त था, तब समझ में आया कि जेदी चाचा चर्चिल को चर्चिलवा, सबमरीन को सबमरी, फाइटर प्लेन को फैटर प्लेन, डमडम बुलेट को डमडम, टैंक को टंक, बैनेट को बनेठी, मेसोपोटामिया को मस्पोटम, शतल अरब को सटल, रास अल खैमा को खम्मा आदि आदि कहते थे। हकीकत ये थी कि जेदी चाचा को अंग्रेज विश्व युद्ध के दौरान एक अस्थाई टहलुआ के रूप में बगदाद ले गए थे। बाद में जैसे तैसे वो गांव वापस आ गए थे। वास्तविकता ये भी थी कि जेदी चाचा का मूल नाम लरखुर था, किंतु बगदाद पहुंचने पर किसी अंग्रेज अफसर ने उन्हें शिया मुसलमानों के लोकप्रिय उपनाम जैदी के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। वहां यही उनका प्रचलित नाम था, किंतु लरखुर चाचा अपने को जेदी समझने लगे। गांव में भी लोग जेदी के रूप में ही उन्हें पुकारने लगे थे। वो विश्व युद्ध की अनेक कहानियां सुनाया करते थे, जिसे सुनकर मैं बहुत मंत्रमुग्ध हो जाता था। उनकी ये कहानियां मुझे ललचा ललचा कर मारती थी। इन्हें सुनकर उत्कट इच्छा होती थी
कि मैं भी 5वीं के आगे पढ़ूं और सारी दुनिया के बारे में जानूं। किंतु पढ़ाई छूटने की निरंतर दुविधा एवं चिंता ने मुझे एकदम मनहूस बना दिया था। इस ऊहापोह के दौरान एक अजीब हादसा हो गया। जेदी चाचा वहीं बंसु पांडे के यहाँ फिर से हरवाही करने लगे थे। उचित बनी की मांग के कारण वो अक्सर झगड़ पड़ते थे। उनके स्वभाव के कारण बंसु ने बकरी चोरी के आरोप में सबक सिखाने के लिए चिरैया कोट थाने के एक ब्राह्मण सिपाही, जिससे उनकी दोस्ती थी, को बुलाकर जेदी चाचा को बहुत पिटवाया और डोरी में बांधकर थाने ले जाने की तैयारी करने लगे। विचित्र तथ्य ये था कि बंसु के पास कोई बकरी नहीं थी। किसी तरह जेदी चाचा 5 रुपया घूस देकर पुलिस से छुटकारा पाए। पुलिस से इस बारे में भी हम बहुत बुरी तरह डर गए थे। बंसु पांडे के इस छलिया कपट से आघातित होकर जेदी चाचा प्रतिरोध स्वरूप एक नए किस्म का सत्याग्रह करने लगे। वो सब काम धाम बंद कर दाढ़ी मूछ बढ़ाना शुरू कर दिए तथा निचंड धूप में चारपाई डालकर एक चादर ओढ़कर दिन भर सोते रहते। पूछने पर कहते कि जब तक बाभन न्याय नहीं करते मैं दाढ़ी मूछ बढ़ाता रहूंगा तथा धूप में ही सोऊंगा। वो इस मामले में निहायत जिद्दी थे। पंचायत आदि द्वारा किसी अन्य समझौते को वो मानने से साफ इनकार कर चुके थे। धीरे धीरे वो बीमार पड़ने लगे। अंततोगत्वा उसी अकाल में प्राण त्याग गए। उनकी मृत्यु से बड़ा शोकमय वातावरण हो गया था। जेदी चाचा गुरमुख थे। वो शिव नारायण पंथ को मानने वाले थे। जब जब हमारे घर गादी लगती थी, जेदी चाचा संतौवा गायकी में माहिर थे। उनकी बड़ी बुलंद आवाज थी। जब संतौवा ढोल मजीरे के साथ अपनी चरम सीमा पर होता था तो जेदी चाचा अचानक खड़े होकर बहुत जोर जोर से डांटने की शैली में वह बोल पड़ते थे। उनके जोरदार हुए से संतोवा का आकर्षण बेहद रोचक बन जाता था। ऐसे अवसरों पर मैं इंतजार करता रहता था कि कब जेदी चाचा वह कहकर डांटते हैं। उनकी लाश दफनाने के लिए मुर्दहिया पर ले जाई जा रही थी तो शिव नारायण पंथ की परंपरा के अनुसार संतोबा के दौरान कई लोगों ने उनकी इस डांटने वाली शैली का अनुसरण करना चाहा, किंतु वो बात कहाँ जो जेदी चाचा में थी। मैं भी उनकी लाश के पीछे पीछे मुर्दहिया पर गया था। उनके दफन के साथ ही वहां के भूतों की आबादी में एक और नाम जुड़ गया। उनकी कब्र से लौटते हुए मेरे मस्तिष्क में उनके ये शब्द चर्चिलवा, मस्पोटम, फैटर, डम डम, खम्मा, दजला आदि शोर मचाते रहे। आज जब मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक बड़े सेंटर का प्रोफेसर एवं अध्यक्ष बन चुका हूँ तो ये स्वीकारने में गर्व होता है कि इसके पीछे मेरी प्रेरणा के असली जनक वो 3 गरीब मजदूर थे जिन्होंने मुझे छोटी उम्र में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरफ अनजाने में ही खींचा था। इनमें से एक थे सोवियत संघ में समूही खेती वाले मुन्नर चाचा, दूसरे डांगे को डंगरिया कहने वाले सुनई तथा तीसरे थे दड़ियल जेदी चाचा। उनके दाढ़ी मूछ रखने का रहस्य मेरे मस्तिष्क में तब खुला जब 1978-79 में ईरान पर शोध के दौरान मुझे पता चला कि वहाँ के गिलान प्रांत के मिर्जा कुचे खां नामक एक क्रांतिकारी के नेतृत्व में सन 1910 तथा 20 के दशक में हजारों युवकों ने कसम खाई थी कि जब तक वो अंग्रेज साम्राज्यवादियों को ईरान की धरती से भगा नहीं देंगे तब तक वो दाढ़ी मूछ बढ़ाते रहेंगे तथा घर छोड़कर जंगल में रहेंगे। ईरान में उनके इस आंदोलन को जंगल आंदोलन तथा क्रांतिकारियों को जंगली कहा जाता था। मिर्जा कुचेक खां लेनिन से पत्र व्यवहार भी किया करते थे। जाहिर है जेदी चाचा ने अपने बगदाद प्रवास के दौरान इन ईरानी जंगलियों के बारे में अवश्य कुछ सुना होगा, इसलिए उन्होंने उनका रास्ता अपनाते हुए बंसु पांडे के विरुद्ध विद्रोह का पिगुल फूंक दिया था, जिसके चलते
उन्होंने जान दे दी, किंतु क्रांतिकारी आदर्श नहीं छोड़ा। ऐसे थे भुक्खड़ क्रांतिकारी बगदाद रिटर्न जेदी चाचा। इन घटनाओं के बीच मेरे साथ एक बड़ा रोचक हादसा हुआ। हमारे गांव में पड़ोसी परसूपुर के पत्तू मिसिर का एक पोखरा था, जो मुर्दहिया के दक्षिण दिशा में 2 फरलांग की दूरी पर था। पोखरे के चारों तरफ भीटों पर नीम के बड़े बड़े सैकड़ों पेड़ थे। पोखरे के ही पास एक विशाल मलदहिया आम का पेड़ था, जिस पर बहुत बड़े बड़े आम के फल लगते थे। मलदहिया आम कच्चे पर भी बहुत स्वादिष्ट होता था। मलदहिया हमें चोरी के लिए हमेशा प्रेरित करता रहता था। उन्हीं गर्मी की छुट्टियों के दौरान एक दिन मैं चिखुरी के साथ ढेर सारा आम तोड़ने की योजना बना रहा था। मैं छिपते छिपाते मलदहिया पर चढ़ गया और बड़े बड़े आम तोड़कर नीचे फेंकने लगा। चिखुरी आमों को बीन बीन कर एक झोले में रखने लगे। प्रचंड अकालग्रस्त गर्मी में दोपहर का समय था। उस पेड़ के करीब 250 गज की दूरी पर पत्तू मिसिर का घर था। वे यहीं से मलदहिया की तरफ देखा करते थे। चिखुरी को कभी इधर तो कभी उधर पेड़ के इर्द गिर्द आम बीनते देखकर पत्तू मिसिर आशंकित होकर गालियां देते हुए लाठी लेकर दौड़ पड़े। उन्हें देखकर चिखुरी तुरंत भागकर मुर्दहिया की तरफ चल पड़े। मैं पेड़ पर काफी ऊंचाई पर था, इसलिए नीचे उतर नहीं सकता था। इस बात से बुरी तरह डरा हुआ था कि आज पत्तू मिसिर बहुत पिटाई करेंगे। अतः एक डाल पर बैठे बैठे मैंने पत्तेदार कई टहनियों से अपने को ढक लिया। गलती से मेरा एक पैर डाल के नीचे लटक रहा था। पत्तू पेड़ के नीचे खड़े होकर अपनी लाठी को कमर के पीछे बेड़े बेड़े अपने दोनों हाथों से उठकाए ऊपर की तरफ अन्वेषी निगाहों से देखने लगे। संयोगवश उन्होंने मेरे लटकते हुए पैर को देख लिया। इसे देखते ही जय शुद्ध बाबा की, जय शुद्ध बाबा की कहते हुए पत्तू मिसिर पेट के बल जमीन पर गिर पड़े। बड़ी मुश्किल से अर्ध विक्षिप्त अवस्था में हकलाते हुए वो जय शुद्ध बाबा की, जय शुद्ध बाबा की रट लगाते हुए अपने घर की तरफ गिरते पड़ते भागे। वो बहुत मोटे तोंदियल व्यक्ति थे। उनका पेट हौदे की तरह सामने लटका रहता था, इसलिए तेजी से ना तो चल पाते थे और न दौड़ पाते थे। घर पहुंचकर वो बीमार हो गए। यकायक बुखार से ग्रस्त वो अनिष्टकारी कल्पना में डूब गए। इस विकराल प्रलयंकारी भय का रहस्य ये था कि उनके पोखरे पर स्थित एक बड़े नीम के पेड़ से कुछ वर्ष पूर्व शुद्ध नामक उन्हीं के गांव के एक दलित दतुवन तोड़ते हुए गिरकर मर गए थे। अतः हमारे क्षेत्र में उन्हें पोखरे का सबसे खतरनाक भूत घोषित कर दिया गया था। अक्सर लोग निचंट दोपहरी में अकेले पोखरे पर जाने से बहुत डरते थे। संयोगवश पत्तू मिसिर मेरे लटकते पैर को शुद्ध भूत का पैर समझ बैठे थे। अतः उनकी दुर्दशा तो होनी ही थी। उनको ठीक करने के लिए उनके घर पर ओझाओं का जमघट लग गया। अंततोगत्वा पोखरे पर शुद्ध बाबा को उन्होंने मुर्गे की बलि तथा नीम के पेड़ की जड़ में एक बोतल शराब की आहुति देकर अपने इस भुतहे मनोरोग से छुटकारा पाया। शुद्ध भूत की सच्चाई पर हमारी दलित बस्ती के लोग काफी दिनों तक खूब चुटकी लेते हुए हंसते रहे। यहाँ तक कि लोग रिश्तेदारों के गांव आने पर उन्हें भी सुना सुनाकर खूब मजा लेते रहे। इस घटना से उत्पन्न प्रहसन से संभवतः अकाल की भूखमरी में हमारे बस्ती के दलितों को रुक रुक कर थोड़ी देर के लिए एक क्षणिक राहत अवश्य मिलती रही। और मैं वर्षों से आज तक यही सोचता रहा कि आम के लालच में मलदहिया पेड़ पर चढ़ा एक साधारण चोर जब वहां से उतर कर भागा तो एक खतरनाक भूत बन गया। इस घटना से बस्ती में मैं एक बहुत लोकप्रिय मनोरंजन का पात्र बन गया। इसी बीच गांव में कलकत्ता से एक चिट्ठी आई। चिट्ठी उस समय के हिसाब से 5 पैसे वाले पोस्टकार्ड पर टूटे फूटे शब्दों में लिखी हुई थी।
प्रचलन के अनुसार डाकिया हमारे घर चौधरी चाचा को चिट्ठी देने आया। मुरबीदास की चिट्ठी है। चौधरी चाचा ने कहा कि मुरबीदास नाम का तो कोई व्यक्ति गांव में नहीं रहता। डाकिया ब्राह्मणों की बस्ती में चला गया और अनेक लोगों को पोस्ट कार्ड दिखाया। हर एक पढ़ा लिखा ब्राह्मण पोस्ट कार्ड पर लिखे पते की गुत्थी सुलझाने में लगा रहा, किंतु मुरबीदास किसी की पकड़ में नहीं आया। ये गुत्थी डाकिया के लिए एक भयंकर चुनौती बन गई थी। इसका कारण ये था कि उस जमाने में डाकिया बेहद ईमानदार तथा जिम्मेदार व्यक्ति होते थे। अतः वो डाकिया मानसिक रूप से बिल्कुल उलझ गया था। पूरे परिवार की फेरी के बाद डाकिया एक बार फिर दलित बस्ती में आया। संयोगवश हमारे घर के पड़ोस में रहने वाले फेरू काका से उसकी मुलाकात हो गई। फेरू काका ने कहा कि चिट्ठी तुलसिया को दिखाई जाए। मैं उस समय मुर्दहिया पर भैंस चरा रहा था। फेरू काका ने ही मुझे मुर्दहिया से जोरदार आवाज लगाकर बुलाया। मैं घबराया हुआ आया क्योंकि अपने नग्गर चाचा से बहुत डरता था। मन में एक आशंका थी कि जरूर कोई गलती हुई है, इसलिए बुलाया गया है। खैर, घर पहुंचने पर डाकिया ने मेरे हाथ में चिट्ठी दे दी और कहा कि देख ता बेटा, इक्के कर चिट्ठी हो। उस पोस्ट कार्ड पर पता लिखे हुए हिस्से को मैं ऊपर नीचे दाएं बाएं हर दिशा से देखता रहा। पूरा पता लिखा था। पावबल मुरबीदास, ग्राम धर्मपुर, थाना चिरैयाकोट, जिला आजमगढ़। मैं नाम वाली लाइन को बार बार पढ़ता और हद से ज्यादा उलझ जाता। इस उलझन में डाकिया भी जल्दीबाजी में नहीं था, इसलिए वो भी गुत्थी हल करने के लिए वहां रुका हुआ था, जिसका एकमात्र कारण था कि हमारे गांव का पता एकदम सही था। काफी देर तक माथापच्ची के बाद मेरा दिमाग चल पड़ा। मेरे गांव से एक बलमू नाम के अनाथ दलित युवक बचपन में ही भागकर कलकत्ता चले गए थे। वो वर्षों बाद उस अकाल के बारे में सुनकर वहां से कौतूहलवश हल चाल लेने गांव आए। गांव में उनका कोई घर या जमीन नहीं थी। बलमू भैया हमारे घर के पास एक खाली जमीन पर एक छोटी सी अस्थाई झोपड़ी बनाकर 2 महीने पूर्व से रहने लगे थे। वो अक्सर कहते थे कि जब बारिश होने लगेगी तो कलकत्ता वापस जाएंगे। यद्यपि गांव में उनका कुछ नहीं बचा था, किंतु मुश्किल के दौर में गांव के दलितों की दुर्दशा से विचलित होकर वो सबकी खोज खबर लेने आए थे। वो हमेशा ये भी कहते थे कि जब सूखा से गांव वालों को राहत मिलेगी तो वापस जाएंगे। मेरा ध्यान बुरी तरह से बलमू भैया पर टिक गया। नाम वाली लाइन को बार बार पढ़ता रहा। बहुत देर बाद ये गुत्थी सुलझ पाई जब मैंने पावबल मुरबीदास का खुलासा पावें बलमू रविदास के रूप में लिया। वास्तव में कलकत्ता जाकर बलमू अपने नाम के आगे रविदास जोड़कर सबको बताते थे। वो कलकत्ता के बेलिया घट्टा इलाके में बनानी दास नामक एक बंगाली दलित महिला की बाड़ी में रहते थे। उसी ने बलमू रविदास का हालचाल जानने के लिए एक साधारण सी चिट्ठी लिखकर दी थी। बंगाली होने की वजह से बनानी दास ने पावें बलमू रविदास के बदले तोड़ मरोड़ कर पावबल मुरबीदास लिख दिया था। इस गुत्थी के सुलझते ही डाकिया बार बार मेरे सिर पर हाथ फेरता और कहता, खूब बढ़िया भैया। इस घटना के बाद फेरू काका मेरे सबसे बड़े प्रचारक बन गए। मुरबीदास का रहस्य खोलना मेरे लिए आर्किमिडीज या न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों द्वारा आविष्कृत किसी वैज्ञानिक फॉर्मूले से कम नहीं था। अगाध प्रशंसा मिली थी। फेरू काका गर्व से कहते रहे कि मेरे आगे गांव के सारे बामहन फेल हो गए। इन तमाम खट्टी मीठी यादों के बीच न जाने कहां से भटकता हुआ एक भूखा लमकुरियावा बानर यानी काले मुंह तथा लंबी पूंछ वाला बंदर आ गया।
हमारे पूरे क्षेत्र में किसी भी तरह के बंदर का कहीं अता पता नहीं होता था, इसलिए उसका गांव में आना तरह तरह की अटकलबाजी को जन्म दे गया। कोई कहता कि लमकुरियवा भूत है, तो कोई कहता हनुमान जी हैं। किंतु गांव के सारे बच्चे और युवक उसे मनोरंजन का एक रोचक साधन समझकर बैठे थे। क्या दलित, क्या बामन, सभी उसका पीछा करने लगे। उसे खदेड़ने की प्रक्रिया में इधर उधर पड़े सारे कंकड़ पत्थर साफ हो गए। चूंकि हमारे गांव में अनगिनत पेड़ तथा जंगल थे, इसलिए वो बंदर कभी किसी एक पेड़ पर तो कभी कंकड़ पत्थरों की बौछार से ऊबकर दूसरे पर छलांग लगा देता। शीघ्र ही कंकड़ों पत्थरों का हुजूम भी एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ चल पड़ता। बीच बीच में बंदर गुस्सा होकर चिचियाने लगता था। उसका ये चिचियाना मनोरंजन की आग में घी का काम करने लगता था। परिणाम स्वरूप कुछ और कंकड़ पत्थर उसे अपने निशाने पर ले लेते थे। वो घंटों तक गांव की अनेक दिशाओं में स्थित विभिन्न पेड़ों पर भागता रहा। अंततोगत्वा भागते हुए वो बरम बाबा के चौरे के पास स्थित एक विशाल आम के पेड़ पर चढ़ गया। वो सबसे ऊपर की डाली पर बैठ गया, जहां पत्थरों का पहुंचना कठिन था, क्योंकि ये पत्थर मार सारे योद्धा भी थक चुके थे। अंत में बंसु पांडे अपनी बंसवार से एक लंबा बांस कटवाकर उसकी लग्गी बनाकर बंदर को खोदने लगे। इस नए हथियार से वो बिल्कुल घबरा गया। वो चिल्लाता हुआ रौद्र मुद्रा में पेड़ से कूदकर जमीन पर आ गया और गांव के पश्चिम स्थित ताल की तरफ भागा। सैकड़ों का हुजूम भी इधर ही मुड़ गया। इस हुजूम में मैं भी शामिल था और मेरे पास कई कंकड़ पत्थर भी थे। देखते ही देखते घबराकर मैं वह बंदर ताल के पानी में कूद गया और तेजी से तैरकर बहुत दूर चला गया तथा सारा हुजूम ताल के किनारे पत्थर लिए उसे आंखों से दूर ओझल होते बिलोकता रहा। लोग हारे हुए जुआरी की तरह घर वापस आ गए। इस बंदर कांड के बाद जेठ महीने की झुलसा देने वाली गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी। आषाढ़ आने पर स्कूल खुलने वाले थे। 5वीं कक्षा के बाद पढ़ाई का विकराल दानव अनिश्चयता की स्थिति में मेरे सामने आने लगा। कोई रास्ता मिल जाने की तलाश में मैं अपने ननिहाल आजमगढ़ के प्रसिद्ध गांव तरवा चला गया। आज तरवा इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि भारतीय राजनीति के मुलायम सिंह के भूतपूर्व संकट मोचक ठाकुर अमर सिंह भी उसी गांव के रहने वाले थे। जिस समय मैं अपने ननिहाल पहुंचा, शायद अमर सिंह भी उस समय 5वीं पास रहे होंगे। हमारे नाना के घर के ठीक सामने मुश्किल से 1 फरलांग की दूरी पर तरवा थाना स्थित था। एक विशाल बिल्डिंग थी जिसका रंग लाल था। दूर से देखने में ही डरावनी लगती थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इस थाने को फूंकने की कोशिश की गई थी। इस क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व तेज बहादुर सिंह नामक एक प्रख्यात कम्युनिस्ट नेता ने किया था। उन्होंने वर्षों तक भूमिगत रहकर काम किया था। इस पूरे क्षेत्र पर उनका विशेष प्रभाव था। बाद में चलकर जब मैं इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था तो तेज बहादुर सिंह के संपर्क में आया। उनका भी मेरे ऊपर गहन प्रभाव पड़ा था। उस समय तरवा थाने से बहोरीपुर की तरफ एक सड़क बनाने का काम चल रहा था। तरवा के अनेक दलित मजदूर सड़क बनाने में लगे हुए थे। इनमें मेरे राम सरन मामा भी शामिल थे। उन दिनों एक बैलगाड़ी भर अकंटा खोदकर रखने की मजदूरी 4 आने हुआ करती थी। अकंटा एक तरह का अधूरा पत्थर होता था जो सड़क बनाने के काम आता था। उन दिनों अकंटा कहीं भी मिल जाता था। मेरे मन में आया कि मैं भी कुछ दिन तक अकंटा की खुदाई करके कुछ पैसा इकट्ठा करूं जो आगे की पढ़ाई में काम आ सके। वास्तव में वो 4 आना उस समय एक बड़ी कमाई माना जाता था। मैं मामा के साथ सड़क के काम के लिए
थाने पर गया। कार्यस्थल पर पता चला कि मेरे जैसे बच्चों से सिर्फ टोकरी में भरकर अकंटे को बैलगाड़ी में रखवाने का काम लिया जाता था, जिसके बदले उन्हें सिर्फ 1 आना मजदूरी दी जाती थी। चूंकि अकंटा जमीन में 5-6 फीट नीचे मिलता था, इसलिए बड़े मजदूर ही उसकी खुदाई कर पाते थे। अतः नगद मजदूरी की मेरी ये कल्पना हमेशा के लिए अधूरी छूट गई। मैं हताश रह गया। लगभग 15 दिन तक ननिहाल में रहकर मैंने अनेक नज़ारे देखे। मेरे नाना के गांव के दलितों में एक खानदानी परंपरा ये थी कि जेठ के महीने में हर साल वर्षा की पूर्व संध्या पर लोग बारी बारी से सुअर भात की दावत देते थे तथा सारे लोग एक साथ बैठकर खाते थे। उन 15 दिनों में लगभग रोज ही ऐसी दावतों में मैं शामिल हुआ। वास्तव में हर दावत में स्थानीय देवी देवताओं को सुअर की बलि दी जाती थी, जिसका उद्देश्य होता था भविष्य में किसी तरह की अनहोनी को रोकना। ये बलियां गाजे बाजे के साथ दी जाती थी। नाना के ही एक पट्टीदार घूरा दफला बजाने में माहिर थे। वो करीब 3 फीट गोलदार चौड़ाई वाले विशाल दफले को अपने कंधे पर रसरी से टांग कर पेट पर खड़ा कर लेते थे और फिर दोनों हाथों में लकड़ी लेकर अंधाधुंध उसे बजाने लगते थे। बलि देते समय सुअर चिंघाड़ता हुआ चिल्लाता था और वो उतनी ही तेजी से दफले की धुन छेड़ते रहते थे। बलि समाप्त होने की प्रक्रिया में उसे बजाते बजाते वो अपने दोनों पैरों को बड़ी फुर्ती से आसमान में उछालकर कलैया मार जाते थे, किंतु दफले का वादन एक क्षण के लिए भी नहीं रुकता था। वैसा उन्मादी दफलची मुझे कहीं और नहीं मिला। तरवा में मैंने इस दफलची कला तथा सुअर भात की दावत का खूब मजा लिया, किंतु रात की पढ़ाई वाली चिंता ज्यों की त्यों बनी रही। इस ननिहाल प्रवास के दौरान रात के समय मैं नाना के घर के सामने नीम के पेड़ के नीचे कई अन्य लोगों के साथ सोता था। सामने थाना होने के कारण रात बड़ी डरावनी लगने लगती थी, जिसका कारण ये था कि उन दिनों चारों तरफ सेंधमार चोरों का बड़ा आतंक था और कोई न कोई चोर रोज ही थाने में पकड़ कर लाया जाता था। थाने का दारोगा लगभग हर रोज ही रात के सन्नाटे में ऐसे गिरफ्तार चोरों को थाने की छत पर ले जाकर बहुत मारता था। ये चोर मार से कराते हुए बहुत जोर से चिल्लाते रहते थे। मैं उनकी चिल्लाहट से न सिर्फ डर जाता था, बल्कि अत्यंत संवेदनशील हो उठता था। नाना की बस्ती वाले कहते थे कि थाने का दारोगा बड़ा खूंखार ठाकुर है। वो चोरों को सुरती खिला खिला कर मारता है। फिर वो विश्लेषण करने लगते थे कि सुरती खाने से दर्द कुछ कम महसूस होता है। सुरती खिलाकर की जाने वाली चोरों की मार मुझे और भी विचलित कर देती थी। परिणाम स्वरूप पुलिस से डरने के साथ साथ उनसे घृणा भी करने लगा। इस प्रक्रिया में एक रात को एक व्यक्ति थानेदार की मार से यकायक जोर जोर से रोने लगा, किंतु अगले ही क्षण वो एकदम शांत हो गया। रोने की कराह तथा शीघ्र ही रहस्यमयी चुप्पी से सभी लोग अचंभित थे। इसके बाद उस रात को थाने की छत से कोई आवाज नहीं आई। सुबह 2 सिपाही तरवा की उस दलित बस्ती में आकर सबको चेतावनी देते हुए कहते रहे कि थाने के दारोगा या किसी के बारे में किसी से कुछ भी ना कहें, वरना सबको सुरती खिलाई जाएगी। पुलिस की इस सुरती का मतलब था प्रलय। हुआ ये था कि थाने की छत पर मार खाता खाता एक मुजरिम नीचे गिर गया
और अविलंब मर जाने की वजह से उसकी चिल्लाहट यकायक बंद हो गई थी। इस मृत्यु से पुलिस का आतंक ऐसा फैल गया था कि मैं नाना के घर से थाने की तरफ निगाह फेरते ही डर जाता था। इस बीच गर्मियों की छुट्टियां भी समाप्त होने वाली थीं। मैं तरवा से वापस अपने गांव चला गया और मेरी मुर्दाहिया एक बार फिर मेरे पास आ गई। जिस समय मैं ननिहाल से अपने गांव वापस आया, उस समय बस्ती के लोग निजामाबाद के उसी पुराने शीतला देवी के मंदिर की वार्षिक पूजा के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे। मेरी दादी हमेशा मुझे इस पूजा में शामिल होने के लिए कहती रहती थी। पढ़ाई की अनिश्चयता ने मुझे उस समय देवी देवताओं के प्रति काफी अंधविश्वासी बना दिया था। गांव के करीब 30-35 लोगों के साथ मैं भी शीतला देवी की यात्रा में शामिल हुआ। यात्रा लंबी थी, इसलिए रात में मुर्गों की बांग सुनते ही हम शीतला माई की जय बोलते हुए अपने अपने घरों से निकल पड़े। हमारे इस झुंड में सोमरिया भी शामिल थी, जो अपनी हुक्की तथा चिलम को साथ ले जाना नहीं भूल पाई थी। वो कुछ किलोमीटर चलने के बाद हमेशा गिड़गिड़ाकर हमारे कारवां से कहती थी कि सभी कहीं रुक जाएं, ताकि वो आग जलाकर हुक्की से तंबाकू पी सके। उसकी ये मांग अमान्य कर दी जाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि कहीं सोमरिया गांव वापस आने पर अपनी चिरपरिचित पुरानी शैली में रात के सन्नाटे में उसी कुएं की जगह पर खड़ी होकर गालियों की बौछार न करने लगे। घंटों की थकाऊ यात्रा में करीब आधी दूरी तय करने के बाद हमारा कारवां गंभीर बन नामक गांव के विशाल ताल के किनारे पहुंचा। वहां का नजारा देखकर सभी मोहित हो गए। ताल में हजारों बगुले एक पैर पर खड़े नजर आते थे। ये ताल कमल के फूलों के लिए भी मशहूर था। ताल की सतह पर चारों तरफ कमल की नाल फैली हुई थी तथा इसके पत्तों से पानी ढका हुआ था। ताल की सतह से उठती अनेक पक्षियों की खुली मिली आवाजें हमारे लिए एक न समझने योग्य भाषा की तरफ इशारा कर रही थी। हम वहीं 1 घंटे के विश्राम के लिए रुक गए। औरतें भोजन के लिए सत्तू सानने लगी तथा सुमरिया की हुक्की के ऊपर चिलम में आग धधक उठी। इस पड़ाव में ये भी खूब था कि आग यहाँ भोजन पकाने के लिए नहीं, बल्कि हुक्की चिलम के काम आ रही थी। हम दिन के तीसरे पहर शीतला के मंदिर पर पहुंच गए। वहां रात भर का पड़ाव था, क्योंकि पूजा दूसरे दिन सुबह होनी थी। वहां सैकड़ों लोग उपस्थित थे। सभी मंगलवार को पूजा के इंतजार में थे। हम सब सारी रात मैदान में सोकर बिताए। सूर्योदय होते ही शीतला की पूजा शुरू हो गई। हमारे गांव वाले किसी तरह एक एक सेर गेहूं का आटा इंतजाम करके साथ ले गए थे, जिससे सोहारी हलवा पकाकर शीतला देवी को चढ़ाना था। साथ ही सुअर के छौने की बलि भी देनी थी। मेरी माँ सोहारी हलवा ईंट के चूल्हे पर पकाने लगी तथा मेरे पिताजी मुझे लेकर गांव वालों के साथ छौना ढूंढने लगे। वहां मंदिर के पास ही थोड़ी दूर पर सुअर पालने वाले सैकड़ों छौनों को जाल में लपेटकर बेच रहे थे। उस समय 2-3 किलो के छौने 3 से 5 रुपए में मिल जाते थे। शीघ्र ही हम छौनों को लेकर वापस आ गए। परंपरा के अनुसार छौनों की बलि के साथ साथ वैश्याओं का नाच भी देवी के सामने करवाया जाता था। मंदिर के पुजारी ही छौनों का गला काटने के लिए तांत्रिकों को अपने पास रखते थे। वहां नाचने वालियों का झुंड भी मौजूद रहता था। मेरे गांव वाले इन्हें मेला घुमनी कहा करते थे। मेरे पिताजी भी नाच के लिए एक मेला घुमनी 2 रुपये में लाए थे। इन मेला घुमनियों के साथ एक तबलची हुआ करता था। तबलची दोनों तबलों को एक चादर से लपेटकर कमर में बांधे रहता था और नृत्य के समय
मेला घुमनी के स्वर में स्वर मिलाकर देवी का गुणगान करने लगता था तथा तबले की थाप से सारा वातावरण गूंज उठता था। इसी बीच बलि का छौना भी सिरविहीन हो जाता था। ये सारी प्रक्रिया मुश्किल से 5 मिनट में समाप्त हो जाती थी। मेला घुमनी के नाच के बाद हम भाव विभोर होकर मंदिर के बाहर निकलकर देवी माँ का सोहारी हलवा वाला प्रसाद खाने लगे। अचानक एक चील ने झपट्टा मारा और मेरे हाथ से सोहारी हलवा दूर जा गिरा तथा देखते ही देखते मेरा बायां हाथ खून से लथपथ हो उठा। चील की चोंच ने मेरा हाथ फाड़ दिया था। छौनों की बलि तथा अन्य खाद्य सामग्री के कारण वहां हजारों की संख्या में चील कौवे आसमान में निरंतर उड़ान भरते रहते थे। मेरे पिताजी कुछ ताज़ा गोबर ढूंढ कर लाए और मेरे घायल हाथ पर थोप दिया। वो कहने लगे कि इसी से ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम सभी यात्रा की वही पुरानी प्रक्रिया दोहराते हुए देर शाम को अपने गांव वापस आ गए। अब छुट्टियां 2-4 दिन की ही शेष रह गई थी। आसमान में हैरत अंगेज नजारा उभरने लगा। लगातार 2 साल के सूखे के बाद बादल गरजने लगे। लोग घरों से बाहर निकलकर आसमान को घूर घूर कर देखने लगे। विशेष रूप से दलित नृत्य मुद्रा में प्रतीत होने लगे। पहली बारिश के साथ ही गांव वाले आपस में चंदा करके एक सुअर खरीद लाए। ससमारोह चमरिया माई को बलि देकर बारिश का स्वागत किया गया। इसी बीच मुर्दैया के ऊपर पूरे आसमान को घेरता हुआ एक विशाल अर्धचंद्राकार इंद्रधनुष दिखाई दिया। हमारे गांव के दलित इंद्रधनुष देखते ही हाथ जोड़कर इन्नर भगवान की जयकार करने लगे। वो कहते थे कि अब इन्नर भगवान खुश हो गए हैं, इसलिए खूब पानी बरसाएंगे। धनुष का विश्लेषण करते हुए गांव वाले ये भी कहते थे कि जब इंद्र देवताओं की पंचायत बुलाते हैं तो सभी देवता गुलाई में बैठ जाते हैं, जिसके कारण वो इंद्रधनुष के रूप में आसमान में दिखाई देने लगते हैं। वर्षा की इस आस के बीच 1 जुलाई सन 1959 के आगमन ने मेरी चिंता को धधका दिया। ये एक ऐसी तारीख थी जिससे मेरा भविष्य तय होने वाला था। घर में कोहराम मचा हुआ था। नग्गर चाचा जैसे विस्फोट दिमाग वाले घर के लोग आरोप लगाने लगे कि मैं पढ़ाई के बहाने कामचोर बनना चाहता हूँ। बड़ी मुश्किल से दादी की जिद पर मुझे 4 आना मिला, जो 6ठी कक्षा में नाम लिखाने की फीस थी। ये चवन्नी इस बात की गारंटी थी कि अब 6ठी से लेकर 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई का मार्ग खुल गया। उस दिन मैं दौड़ते हुए स्कूल गया। 6ठी कक्षा में मेरा दाखिला युगांतकारी सिद्ध हुआ, क्योंकि यहीं से शुरू हुई थी मेरी अंग्रेजी भाषा की शिक्षा, जिसके ज्ञान ने मुझे आगे चलकर अपने गांव में एक किसी अन्य ग्रह का मानव बना दिया था। 6ठी में अंग्रेजी पढ़ाने वाले मास्टर थे मुशाफिर लाल, किंतु उन्हें भी सभी लोग सिर्फ मुंशी जी के ही नाम से जानते थे। ये अंग्रेजी वाले मुंशी जी प्राइमरी वाले मुंशी जी से बिल्कुल भिन्न थे। वो अत्यंत मेहनती और अनुशासन वाले व्यक्ति थे। वो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करते थे। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी के प्रति मेरा आकर्षण एक तरह के पागलपन में बदल गया। मुंशी जी जो कुछ सिखाते पढ़ाते मैं सब कुछ रट लेता था। यहाँ तक कि किताब से जो भी पाठ पढ़ाते मैं दूसरे दिन उसे ज़बानी सारा कुछ बोल देता था। मेरी इस याददाश्त के कारण मुंशी जी मेरे सबसे बड़े प्रशंसक बन गए थे। शीघ्र ही मैं अनेक अंग्रेजी के स्वतंत्र वाक्यों का मालिक बन गया, और जब मैं अपनी दलित बस्ती में किसी के सामने इन वाक्यों को बोलता तो लोग चकाचौंध होकर मुझे घूरने लगते थे। किंतु मेरी दादी
इस बात से चिंतित हो गई थी कि कहीं मैं पागलपन की तरफ तो नहीं बढ़ रहा। वो अक्सर दोहराती रहती थी कि सुनने में आता है कि ज्यादा पढ़ने से लोग पागल हो जाते हैं। इसलिए मेरे मुंह से अंग्रेजी के शब्द सुनकर वो घबरा जाती थी। मेरी बस्ती के बदलू और बलराम दो ऐसे हरवाहे थे जो शाम के समय काम से वापस आने पर सीधे मेरे पास आते थे और मुझे हमेशा अंग्रेजी बोलने के लिए कहते थे। मैं तुरंत दर्जनों छोटे छोटे अंग्रेजी के वाक्य उनके सामने जड़ देता था, जैसे आई एम गोइंग, यू आर कमिंग तथा ही इज रीडिंग आदि आदि। मेरे मुंह से ऐसे वाक्यों को सुनकर लगता था कि मानो दिन भर की हरवाही से प्राप्त उनकी सारी थकान मिट गई। पागलपन कहीं बढ़ न जाए, इस चिंता में मेरी दादी मुझसे हमेशा कहती थी, हरदम अंड बंड मत बोलल कर। इन तमाम अटकलों के बीच मेरा ये पागलपन बढ़ता रहा। प्राइमरी स्कूल में मेरा जो स्थान गणित के लिए था, वही छठी के बाद अंग्रेजी के लिए हो गया। अंग्रेजी भाषा के कारण छठी कक्षा मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गई। वापस गांव में अत्यंत खुशहाली का वातावरण छाने लगा था, क्योंकि आषाढ़ सावन के बीच 2 साल बाद बड़ी घनघोर बारिश हुई और चारों तरफ बाढ़ आ गई थी। लोग रोपनी के लिए धान की जरई तैयार करने लगे और खेतों में लेव लगाते। खेत में चारों तरफ से मेड़ द्वारा पानी को रोककर हल जोतने को लेव लगाना कहते थे, जिसमें मौसम के अनुसार आगामी फसल बोई जाती थी। लेव के बाद खेतों को हेंगा से हेंगाया जाता था। बांस के 3, 6, 7 फीट लंबी कड़ियों को एक साथ पचरी ठोककर चौड़ा बना दिया जाता था, जिसे हेंगा या पाटा कहा जाता था। हेंगा को मोटे रस्से में बांधकर जुआठे में नधे बैलों द्वारा खींचा जाता था। हेंगा के ऊपर अक्सर किसी बच्चे को भी बैठा दिया जाता था तथा हरवाहा स्वयं उस पर चढ़कर हिंगाने के लिए बैलों को हाँकने लगता था। पानी भरे जुताई किए गए खेत को समतल बनाने के लिए हेंगा पर बैठे बच्चों का बहुत मनोरंजन होता था। देखते ही देखते धान की फसलें लहलहा उठी। 2 साल की अत्यंत तबाही के बाद अकाल का दौर समाप्त होते ही बाढ़ के कारण ताल पोखरे, नदी नाले, डबरा डबरी, यहाँ तक कि धान के कियारे तरह तरह की मछलियों से पट गए। मछलियों की बहुतायत इतनी ज्यादा हुई कि लोग टोकरी में भर भर कर दूर दूर स्थित अपने रिश्तेदारों के घर पहुंचाने लगे। मछलियों के आगमन ने दलितों की भूखमरी को हवा में उड़ा दिया। आगे आने वाले हर मौसम में इसी की बहार थी। मछलियां मारने के सिलसिले में एक वाकया मेरे साथ ऐसा हुआ जिसे याद करके मैं आज भी विचलित हो जाता हूँ। गांव की ताल से जुड़ी पतली नहर में मैं कटिया लगा रहा था। एक जगह गिरई नामक मछली के छोटे छोटे सैकड़ों बच्चे पानी की सतह पर तैर रहे थे। ऐसे छोटे बच्चों, जिसे जरई कहा जाता था, को माँ मछलियाँ अपने साथ चराने के लिए पानी में इधर से उधर चला करती थीं। माँ मछलियाँ अक्सर अपने साथ चराने के लिए पानी में इधर से उधर चला करती थीं। मैंने केचुआ से गुथी कटिया को इन जरइयों के बीच फेंका। शीघ्र ही कटिया का धागा तेजी से खींचा जाने लगा। मैंने कटिया को उछालकर जमीन पर फेंका और मेरे हाथ में आ गई करीब 1 पाव वजन वाली गिरई, जो अपनी जरइयों को चरा रही थी। मैंने इस छटपटाती गिरई को जमीन पर पटक पटक कर मार डाला। उधर सैकड़ों जरइयां इधर उधर बिखर कर ऐसे दिशाविहीन हो गईं जैसे पानी की सतह पर बिछी काई पर बड़ा सा पत्थर फेंक दिया गया हो।
इन मातृविहीन जरइयों को दिशाविहीन देखकर मेरे अंदर एक अति निर्दयी पापी होने की अनुभूति जग गई। आज भी पानी में तैरती जब भी किसी मछली को देखता हूँ तो मैं अपने को उसी निर्दयी पापी की अवस्था में पाने लगता हूँ। जो भी हो, उस बरसात ने हमारे गांव में आने वाली हर संध्या को अपने पुराने रूप में तब्दील कर दिया था। सूरज डूबते ही झींगुर तथा रेउआ की निरंतर जारी रहने वाली चिचियाती धुनों में हजारों मेढकों की टरटराहट मिलकर किसी को सोने नहीं देती थी। वहीं गुबडौरों का समूह मेले के ढेर सारे गोलाकार ग्लोब का रूप देकर ऐसा ठेलते नजर आते थे कि मानो दुखों से भरी इस धरती को लुढ़काकर वो किसी अन्य ग्रह पर ले जा रहे हों। ढिबरी तथा लालटेन जैसे रोशनी के स्रोतों पर पतंगों का हुजूम आत्महत्या के लिए मजबूर होने लगा था। रात की बात यह थी कि ये सारी गतिविधियां उस भीषण अकाल के समापन की घोषणा कर रही थी। सावन आते ही नाग पंचमी की आहट पाकर चुड़िहारिन गांव-गांव घूमकर कजरी विधा में गाने लगी थी। एक दिन छल कैले हो मोरारी सुनिए, बनिके अइले चुड़िहारी सुनिए ना। गुदना गुदवाने वाली भी ऐसी ही धुनों पर फेरी लेने लगी थी। नीम के पेड़ों पर पड़े झूले तो संध्या के समय मनोरंजन के सबसे बड़े केंद्र बन गए थे। गांव के दलित मजदूर और मजदूरी ने लोकगीतों की धुन पर झूल झूल कर दिन भर काम से मिली थकान को हवा में उड़ाने लगी। इसी बीच घूमंतु नटों की गांव के बाहर सिरकियां भी गड़ने लगी। ये सारी बरसाती गतिविधियां पिछले 2 साल अकाल के दौरान एकदम बंद हो गई थी, किंतु सन 1959 के बरसाती दिनों में इनकी वापसी से हमारी दलित बस्ती जीवंत हो उठी थी। उस बरसात में करीब 15 सदस्यीय घुमंतु नटों के एक झुंड ने हमारी दलित बस्ती के दक्षिण में स्थित ऊसर जमीन पर अपनी सिरकियां लगा ली। त्रिकोण झोपड़ी नुमा सिरकी सरपत तथा कपड़ों से बनाई जाती थी। उन्हें सैनिक टेंट सरीखे गाड़कर नट रात में उसके अंदर सोते थे। ऐसे खाना बदोश नट बरसात के दिनों में घूम घूम कर लोगों को पहलवानी सिखाते थे, जिसके बदले उनकी रोजी रोटी चलती रहती थी। ये नट आल्हा गाने में माहिर होते थे तथा ढोल वादन में अत्यंत पारंगत। हमारे गांव में जिस नट परिवार ने सिरकी लगाया था, उसका मुखिया बहुत हट्टा कट्टा पहलवान था, जो तुर्कों जैसा प्रतीत होता था। उस परिवार की युवतियां अत्यंत सुंदर थीं, जिनके बारे में गांव में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी थी। अपनी किसी बात को मनवा लेने की इन नटों में अद्भुत क्षमता होती थी। वो सब कुछ आल्हा गा गा कर मनवा लेते थे। वीरता भरे किसी भी आल्हा प्रकरण में वो सामने वाले व्यक्ति को पिरोकर ऐसा दृश्य पैदा कर देते थे, जिससे भावुक होकर लोग उन्हें हर तरह की मदद के लिए राजी हो जाते थे। इसी क्रम में बस्ती के लोग पहलवानी सीखने के लिए राजी हो गए। मुर्दहिया के पहले एक बाग में अखाड़ा तैयार किया गया तथा करीब 20 युवक उस नट पहलवान से कुश्ती, बाना बनेठी, तलवार आदि भांजना सीखने लगे। अखाड़े में नट तरह तरह के दांव सिखाता तथा वहां भारी भीड़ तमाशबीनों की इकट्ठा हो जाती। एक बार सिखा दी गई तरकीबों की प्रैक्टिस के लिए वो नट बीच बीच में वीर रस से ओतप्रोत ढोल की थाप को ऐसी सुरीली बना देता था कि सारी नट विद्याएं सबके सिर चढ़कर बोलने लगती थी। हमारे परिवार के 2 युवक सुरबन तथा गोकुल भैया पहलवानी सीखे। नटों द्वारा ऐसी पहलवानियां
एक 15 दिवसीय पर्व की तरह होती थी, जिसके बाद शुरू होता था विदाई समारोह। जिन जिन के घर के युवक पहलवानी सीखते थे, नट पहलवान बारी बारी से उनके घर आल्हा का आयोजन करता था। जिस दिन हमारे दरवाजे पर आल्हा का आयोजन हुआ, उस दिन सैकड़ों लोग वहां उपस्थित हो गए थे। लोग घंटों तक मंत्रमुग्ध होकर आल्हा सुनते रहे। अंततोगत्वा जब वो नट समूह हमारी बस्ती से विदा लेकर अपनी सिरकियां उठाने लगा, तो घर घर में मातम सा छा गया था। जब वो सिरकियों को अपनी पालतू घोड़ी की पीठ पर लादकर एक अजनबी मंजिल की तरफ जाने लगे, तो मैं भी उन्हें बड़ी ललचाई निगाहों से देखता रहा और बार बार सोचता रहा कि यदि उनके काफिले में मैं भी होता तो कैसा लगता। देखते ही देखते नटों का ये झुंड मुर्दहिया के रास्ते हमारी आंखों से ओझल हो गया। जाहिर है, उस बरसात ने सूखाग्रस्त गांव की दलित बस्तियों में अनेक गतिविधियों की भरमार कर दी थी। अब जो चिट्ठियां मुझसे लिखवाई जाती थीं, उनमें किसुनी भौजी जैसी युवतियों द्वारा ऋतु वर्णन भी शामिल होने लगा था। उसके अर्थ वैसे ही होते थे जैसे पद्मावत में महाकवि जायसी की ये पंक्तियां। बरिसै मघा झकोरी झकोरी, मोर दो नैन चुवै जस ओरी। उधर हमारा स्कूल भी जाड़े की शुरुआत होते ही अनेक सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। पहली पंचवर्षीय योजना चालू तो पहले से ही हो गई थी, किंतु उसका प्रभाव कहीं नजर नहीं आता था। एक बार सन 1959-60 के जाड़ों में हमारे क्षेत्र के जहानागंज कस्बे में ब्लॉक विकास केंद्र खोला गया था, जिसके तहत विभिन्न स्कूलों में कृषि प्रदर्शनी आयोजित होने लगी। अनेक सरकारी अधिकारी जैसे एडीओ, बीडीओ, तहसीलदार तथा डीएम आदि इन स्कूलों का दौरा करने लगे। ऐसी प्रदर्शनियों के अवसर पर मुझे ये अनुभव होने लगा था कि 2 वर्ष पहले कौड़ा तापते हुए मुन्नर चाचा जो कुछ भी रूस में समूही खेती या नेहरू की योजना के बारे में बताते थे, उसका साकार रूप इनमें दिखाई देने लगा था। उस समय हमारे स्कूल पर बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। प्रदर्शनी में लहलहाती फसलों के बड़े बड़े नमूने रखे गए थे। वहां बड़ी संख्या में किसान आते थे। शाम के समय बड़े स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम ब्लॉक द्वारा आयोजित किए जाते थे। उस समय जहानागंज ब्लॉक के एक मशहूर बिरहा गायक थे, जो अपनी गायन शैली में विकास कार्यक्रमों को भी शामिल किया करते थे। उनका नाम था जयश्री यादव। लोहे की करताल बजाते हुए जब बुलंद आवाज में इन लाइनों "हुई है अब कल्याण पंचवर्षीय योजना से, हरा भरा खेत खलिहान पंचवर्षीय योजना से" को गाते थे, तो सभी रोमांचित हो उठते थे। ऐसी प्रदर्शनियों के बाद गांव-गांव में ग्राम सेवक घूमने लगे। साथ में कभी कभी स्कूलों के कृषि छात्र भी होते थे। वो सभी डिबलर से बीज बोने के लिए किसानों को प्रेरित करते थे। डिबलर लकड़ी का 1 दर्जन खूंटियों वाला चौकोर खांचा होता था। इसके इस्तेमाल से खेत में खूंटियों द्वारा बनाए गए छेद में फसलों के बीज बोए जाते थे। उस समय डिबलर से खेती का वर्णन विभिन्न लोकगीतों में खूब मिलता था। इन सब क्रियाकलापों से नेहरू जी की छवि ग्रामीण इलाकों में काफी निखरने लगी थी। लोग अकाल से उत्पन्न दुख दर्द को भूल गए थे। धान की अच्छी फसलों के बाद चैत वैशाख के दिनों में जौ, गेहूं, चना, मटर आदि फसलों की कटाई से दलितों के बीच काफी खुशहाली छा गई थी। इसका कारण था कुछ महीनों के लिए उचित भोजन व्यवस्था। इस संदर्भ में हमारे पूरे क्षेत्र में दूर दूर तक ब्राह्मण तथा क्षत्रिय जमींदारों के बीच चमारों को लेकर एक काव्यात्मक मुहावरा प्रचलित था। भादों भैसा चैत चमार, इनसे कबहू लगे न पार।
इस निरादरपूर्ण अमानवीय अभिव्यक्ति में चमारों की पेट भरकर खाने की खिल्ली उड़ाई गई थी। उपरोक्त उक्ति से ये भी प्रकट होता था कि भारत का सवर्ण समुदाय चमारों को भूखे पेट देखना ही ज्यादा पसंद करता है। हाँ, ये भी अवश्य परिवर्तन आया कि चैत आते ही अकाल के दौरान बंद शादी विवाह के समारोह एक बार फिर पुनर्जागृत हो उठे। हल्दी की रस्म तथा मटमंगरा के गीत दलित बस्तियों में गूंजने लगे। ऐसे अवसरों पर सोने की थारी में जेवना परोसो रामा, जेवना न जैवे हमार बलमा, ये एक अत्यंत प्रचलित लोकगीत हुआ करता था, जिसे मटमंगरा से लेकर शादी के दिन तक लगातार गाया जाता था। इस दौरान दलितों की झोपड़ियों की दीवारों पर कोबर कलाकृतियां विभिन्न रंगों में उभर कर अपना एक अलग ही सौंदर्य बिखेरने लगती थी। दीवार पर गेरू तथा हल्दी से जो पेंटिंग की जाती थी उसे कोहबर कहा जाता था। ऐसी कलाकृतियों में केले का पेड़, हाथी, घोड़े, औरत, धनुष, बाण आदि शामिल होते थे। इन कलाकृतियों को कोहबर लिखना कहा जाता था। अतः चिट्ठी की तरह कोहबर लिखने के लिए भी गांव वाले मेरी ही तलाश करते रहते थे। अतः मैं जब तक गांव में रहा, शादी किसी के घर हो, कोहबर मैं ही लिखता था। एक विशेष बात यह थी कि इन कोहबर कलाकृतियों का प्रचलन सवर्ण जातियों में नहीं था। इन परंपराओं से जाहिर होता है कि सदियों से चला आ रहा बहिष्कृत समुदाय एक अलौकिक कला एवं संगीत का न सिर्फ संरक्षक रहा बल्कि उसका वाहक भी रहा। अशिक्षा के कारण, लिपि का ज्ञान न होने के कारण दलित लोग संभवतः भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अभिव्यक्ति के लिए कोहबर पेंटिंग का सहारा लिया। शादी विवाहों के इन अवसरों पर भांड मंडलियों या नौटंकियों का आयोजन दलितों के बीच एक आम बात थी। इन अत्यंत आकर्षक मंडलियों या नौटंकियों में नाटक से लेकर गायक, तबलची, अभिनेता, स्वांग आदि कोई प्रोफेशनल व्यक्ति नहीं बल्कि वही अधपेटा गुजारा करने वाले हरवाहे हुआ करते थे। ऐसे अवसरों पर एक सिद्धस्त कलाकार के रूप में उनकी प्रस्तुति से सदियों पुराने उनके दुख दर्द कुछ समय के लिए हवा में उड़ जाते थे। मेरे ननिहाल तरवा के एक चचेरे मौसा थे जो बड़े हाजिर जवाब स्वांग यानी मस्खरे थे। इन भांड मंडलियों में वो सामाजिक कुरीतियों पर लोक शैली में तरह तरह के व्यंग द्वारा प्रस्तुति को बहुत ही मार्मिक बना देते थे। उनका एक गीत मुझे आज भी स्मरण होते ही रोमांचित कर देता है, जिसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। हरिजन जाति सहे दुख भारी हो, हरिजन जाति सहे दुख भारी, जेकर खेतवा दिन भर जोतली, उह देला गारी हो, दुख भारी हो, हरिजन जाति सहे दुख भारी। इसी तरह बाल विवाह जैसी कुरीतियों पर तीखी टिप्पणियां जो नंगी सच्चाइयों का पर्दाफाश करने वाली होती थीं, उन्हें वही हरवाहे नर्तक गा कर अपनी नृत्य कला को बेहद आकर्षक बना देते थे। उदाहरण के लिए, ममता हो जवान मोर बलमा लरिकैया, आधी आधी रतिया का बाबा मांगे पनिया, ममता जनी पियासल बाबा के ले गईलो पनिया, बाबा के बोहरिया परे धैले करी हैया, ऊ तो लगैला बोले जैसे बकरन की नैया। इसी कुरीति पर एक बिरहा शैली में बड़ा ही लोकप्रिय गीत गाया जाता था, जिसकी पंक्तियां बहुत गूढ़ तथ्य छिपाए रखती थी। बाबा विदा करौं लौं लरिका के मेहरिया, रहरिया में बाजे घुंघरू। उपरोक्त पंक्ति में छिपा गूढ़ रहस्य ये है कि गांव में अरहर के साथ उस जमाने में हमेशा सनई की भी फसल मिलाकर तैयार की जाती थी। सनई से पटसन बनता था तथा उसके फूल का साग बहुत स्वादिष्ट होता था।
इसमें मूंगफली जैसी सैकड़ों फलियां लग जाती थी, जिनके अंदर तीसी की तरह बीज भरे रहते थे। सनई की ये फलियां जब पककर सूख जाती थीं, तो उनके तने जरा भी किसी चीज के स्पर्श से हिल जाते तो यकायक इनके पूरे पेड़ से सैकड़ों घुंघरू जैसी खनक गूंज उठती थी। उपरोक्त लोकगीत में छिपा हुआ रहस्य ये है कि बाल विवाह से उत्पन्न कुरीति के कारण बालक दूल्हे की जवान पत्नी को उसका ससुर अरहर और सनई की संयुक्त खड़ी फसल के बीच से जाने वाले रास्ते से विदा कराकर ले जा रहा है। अतः सामाजिक रूप से अमान्य व्यवहार के स्पर्श से गहन फसल के बीच सनई के पौधों से घुंघरू की गूंजती आवाजों से सारा रहस्य उजागर हो जाता है। गीत गोविंदम में जयदेव द्वारा वर्णित कृष्ण के शारीरिक स्पर्श से राधा के पैरों में बंधी पायल के खनक जाने से जो रहस्य खुल जाता है, उससे कहीं ज्यादा सौंदर्य शास्त्रीय रहस्य इन अधपिटवा दलितों की सनई से उजागर हो जाता है। इस प्रकरण में सनई की फलियां राधे के पायल से कहीं ज्यादा खनकती नजर आती हैं। ऐसे ही पति के बूढ़े होने की शिकायत करती युवती का विरह इस लोकगीत में प्रस्फुटित हो जाता है। कैसे सपरी हो भैया कैसे सपरी, कैसे सपरी हो भैया कैसे सपरी, मिलल हमके बुढ़वा भतार, भैया कैसे सपरी, हुई है कैसे बेड़ा पार, भैया कैसे सपरी। इसी प्रकार इस नाच मंडलियों में दलित समाज में किसी भी नई चीज को अंधविश्वासों के दबाव में न स्वीकारने की भावना भी परिलक्षित होती रहती थी। उदाहरण के लिए जब सरकार अंग्रेजी डॉक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों के कस्बाई दवाखाने भेजने लगी तो दलित उनसे इलाज कराने में हिचकते थे। इसलिए वो अपने लोकगीतों में इन डॉक्टरों का मजाक अपनी बीमार बकरियों के माध्यम से उड़ाने लगते थे। जैसे हे डकडर बाबू, हे डकडर बाबू, बीमार भैले बकरी, संजिया का चरी के ऐली खेतवा में लतरी, हे डकडर बाबू, बीमार भैले बकरी। इन लोक कला मंडलियों में लैला मजनू, शीरी फरहाद, सुल्ताना डाकू आदि जैसे नाटकों का मंचन भी दलित कलाकार बहुत आकर्षक ढंग से करते थे। इन सभी नाटकों का अंत एक विचित्र समापन शैली में होता था। मूल नाटक के खत्म होते ही मुख्य कलाकार मंच पर आकर अपने दोनों हाथों को कमर पर रखकर दाएं बाएं हिलाते हुए नृत्य शैली में मोहेले चल रे मोहेले चल गाने लगते थे। कौतूहलवश एक के बाद एक सारे कलाकार बारी बारी से मंच पर आते और सभी वैसा ही करना शुरू कर देते थे। ऐसा लगता था कि मोहे ले चल रे मोहे ले चल कोई छूत की बीमारी थी जो सबको लग जाती थी। इतना ही नहीं, दर्शक भी मोहे ले चल रे मोहे ले चल गाने लगते थे। इस तरह इस लोक कला में दर्शक विलुप्त हो जाते थे। इस कड़ी में बारात प्रस्थान के समय एक खास किस्म का नृत्य किया जाता था जिसे दुक्कड़ कहते थे। ये बहुत शक्तिशाली नृत्य होता था। इसमें सिर्फ दो कलाकार, एक दफला वादक तथा दूसरा दुक्कड़ची नर्तक होता था। दफले की जोरदार लक्कड़ ध्वनि पर नाचने वाला व्यक्ति गोलाकार आवृत्ति में नाचते हुए तरह तरह की कलाबाजियां दिखाता रहता था। इन कलाबाजियों में उसका मुकाबला दफलची स्वयं करता था। मेरे दादा के छोटे भाई के बड़े बेटे सुन्नर काका सिद्धस्त दुक्कड़ची थे। ऐसे ही नाच हुआ करते थे। हुड़क की ध्वनि पर कहरौआ, हुड़क डमरू की आकृति वाला उससे काफी बड़ा वाद्य होता था जिसे कलाकार अपनी बाह के नीचे कांख में दबा लेता था तथा उसे अपनी कोहनी से बजाता था। ये बड़ा गजब का वाद्य होता था जिससे बड़ी सुरीली कहरवा शैली में आवाज निकलती थी। वादक स्वयं जो कुछ गाता था उसके बीच बीच में दही दही दे दही दही दे,
नामक तकिया कलाम भी ठोक देता था। हुड़क वाले का दही दही दे अत्यंत आकर्षक होता था। उस जमाने में भी इस शैली वाले कलाकार बहुत कम मिलते थे। आज के जमाने में तो संभवतः विलुप्त हो गए हैं। मैं इन नाच मंडलियों तथा लोक कलाओं के पीछे एक तरह से पागल सा हो गया था। अतः दूर दूर तक के गांव में मैं रात भर घूम घूम कर इन्हें देखने सुनने जाया करता था। अक्सर मैं इन नाचों को देखने के बाद देर रात हो जाने के कारण उन्हीं गांवों के मैदानों तथा खलिहानों में भूसा फैलाकर बारातियों के साथ सो जाता था तथा सुबह होते ही घर वापस आता था, जिसके कारण घर पर मुझे भीषण गाली युक्त अपमान से जूझना पड़ता था। एक रोचक बात यह थी कि इस तरह की सारी लोक कलाएं सिर्फ दलितों के बीच ही केंद्रित थीं। सवर्ण जातियों में किसी तरह की लोक कला मौजूद नहीं होती थी। शायद यही कारण था जिसके चलते इन कलाओं के साथ जाति सूचक विशेषण जुड़ गए थे। चमरौआ नाच या गाना, धोबियौआ नाच, कहरौआ धुन, गुड़ीता नाच, हुड़क के साथ आदि। इस तरह उस अकाल का दुर्दनिया असर समाप्त होते ही दलित बस्तियां तरह तरह की लोक कलाओं से गुलजार हो गई थी। इस बीच अंग्रेजी के चलते मेरी पढ़ाई और भी रोचक होने लगी थी। छठी कक्षा में कोई विशेष समस्या नहीं हुई और सन 1960 की जुलाई में 7वीं में चला गया। 3 महीने बाद तिमाही इम्तिहान होने वाला था। उस समय तिमाही, छमाही, सालाना आदि परीक्षाओं का प्रचलन था। स्कूल मास्टर ने कहा कि 4 आने इम्तिहान की फीस लाना है। मैंने अपने घर के मालिक मुन्नर चाचा से फीस की मांग कर दी। इस पर उन्होंने खींच कर बोल दिया, ई ससुरा सब इम्तिहाने के बदले पैसा ले जाई के नोननिया का पकौड़ी खा ले। उस समय स्कूल के सामने शेरपुर गांव की एक नोनिया जाति की महिला ने पकौड़ी की दुकान खोल ली थी, जिसकी शोहरत दूर दूर तक के गांव में हो गई थी। मुन्नर चाचा की ये बात मुझे बड़ी गहराई से छू गई, क्योंकि मैंने कभी उस पकौड़ी वाली दुकान के आसपास तक जाने की हिम्मत नहीं की थी। खरीदना या खाना तो दूर रहा। अतः मैं इस झूठे आरोप से इतना आहत हुआ कि घर से भागने की ठान ली। दूसरे दिन मैं घर से स्कूल के लिए चला। गांव के कुछ लड़के मुर्दहिया पर गाय भैंस चरा रहे थे। मैंने अपना बस्ता एक लड़के को देकर ये कहा कि इसे मेरे घर पर देकर कह देना कि मैं किताब खरीदने बरहलगंज बाजार जा रहा हूँ, अतः शाम तक घर वापस आ पाऊंगा। ये कहकर मैं गांव से करीब 15 किलोमीटर दूर दुल्हपुर नामक छोटी लाइन के रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ा। मेरे गांव का एक कोयला मजदूर आसनसोल में काम करता था। उसका नाम था टेनी काका। वो कहा करते थे कि रोलिया के पटरिया के निचवा सोई के बिना टिकटवे के आसनसोल चहुपी जाइला। उस समय तक मैंने रेलगाड़ी नहीं देखी थी, इसलिए उनसे प्रायः पूछता था कि रोलिया का पटरिया का होले। वो बताते थे कि बैठने या सोने के लिए बरिंच जैसन यानी बेंच जैसा फट्टा होता है, जिसके नीचे वो छिपकर सो जाते थे। उनकी बताई गई ये विधि मुझे हमेशा अपनी तरफ खींचती रही। यही सोचकर दुल्हपुर की ओर चला था कि रोलिया के पटरिया के निचवा छिपी के कलकत्ता हमहू चहु पी जइबे। किंतु आधी दूरी तय करने के बाद चिरैया कोट थाना तक पहुंचते ही मेरे पांव थरथराने लगे। कारण ये था कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं था। सोचने लगा कि खाऊंगा क्या। साथ ही यदि दुल्हपुर पहुंच भी गया तो कलकत्ता का सफर कैसा होगा। तरह तरह के दृश्य मेरे सामने से गुजरने लगे। कभी सोचता था कि यदि कलकत्ता पहुंच गया तो शाम बाजार वाले टाना रिक्शा खींचने वाले विश्राम को ढूंढूंगा, तो कभी बेलिया घट्टा के मुरबीदास की याद आ जाती थी। हमारे गांव की औरतें अक्सर कहा करती थी कि कलकत्ता में
बंगाली औरतें बाहरी लोगों को जादू द्वारा वश में करके भेड़ा बकरा बनाकर रख लेती हैं। अतः इससे भी आतंकित हो गया था कि यदि भेड़ा बकरा बन गया तो क्या होगा। इसके अलावा न जाने कितनी कल्पनाएं मेरे दिमाग से ओझल होती रहीं। अंततोगत्वा कलकत्ता की राह में संभावित खतरों से मैं डर गया तथा कुछ वर्षों के लिए घर से भागने की आकांक्षा उसी चिरैया कोट के थाने की इमारत से टकराकर चकनाचूर हो गई और मैं उल्टे पांव आजमगढ़ की ओर जाने वाली सड़क पर निरुद्देश चल पड़ा। संध्या होने वाली थी और मेरी भूख चरम सीमा पर थी। जी चाहता था कि कुछ भी खाने को मिल जाए तो कुछ बात बने। उस समय मैं सड़क के पास अलदे मऊ सरौना नामक गांव से गुजर रहा था। मेरे सामने गन्ने की फसल दिखाई पड़ी। चुपके से मैं गन्ने के अंदर घुस गया। बड़े धीरे से एक गन्ना तोड़ा, उसके पत्तों को छुड़ाकर उसके ऊपरी हरे हिस्से, जिसे गेंडा कहा जाता था, को धीरे से चटकाया। गन्ने के झुरमुट से बाहर निकलते हुए इधर उधर दूर तक देखा कि कोई मुझे चोरी करते देख तो नहीं रहा। आश्वस्त होने पर गन्ना चूसते हुए आगे निकल पड़ा। किसी तरह उसी सड़क पर स्थित बबुरा धनौआ के उस स्कूल पर पहुंचा जहां 5वीं कक्षा का इम्तिहान दिया था। वहां पहुंचते ही मेरी कल्पना में एक बार फिर रामचरण भैया मेरे सामने खड़े हो गए। मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर सोचने लगा कि इससे आगे कहाँ जाऊं। अब बिल्कुल अंधेरी रात हो चली थी। बीच बीच में अचानक किसी इक्का में नधे घोड़े की टाप सड़क पर बजती सुनाई देने लगी थी। मुझे याद आया कि मेरे चचेरे भाई, वही पहलवानी सीखने वाले गोकुल भैया के ससुराल बबुरा से करीब 1.5 किलोमीटर पश्चिमोत्तर में स्थित दलित बस्ती में है। पते के नाम पर इसका पता था बबुरा के पास वाली चमरौटी। मैंने इस चमरौटी को इधर उधर पूछते हुए ढूंढ निकाला, क्योंकि इससे पहले वहां कभी नहीं गया था। गोकुल भैया के ससुराल वाले खाना खाकर सो गए थे। वो लोग मुझे देखते ही अचंभित हो गए और समझ गए कि मेरा इस तरह आना कुछ गड़बड़ सा लगता है। वो लोग बेहद गरीब थे, इसलिए तत्काल कुछ खाने का इंतजाम करना उनके लिए एक समस्या थी। घर के अंदर चल रही कानाफूसी से इसका आभास मुझे हो गया था। वो लोग एक मोटी रोटी और कुछ कर्मी का साग सुबह बच्चों के खरमेटाव यानी नाश्ते के लिए बचा कर रखते थे। अतः उनका खरमेटाव मेरे डिनर के हिस्से में काम आया। उनकी झोपड़ी के सामने एक ही जड़ से निकले जुड़वा ताड़ के 2 लंबे पेड़ थे। वहीं एक झिंगला डालकर मुझे सुलाया गया। कलकत्ता की असफल यात्रा तथा घर वापसी से उत्पन्न संभावित कलह की पीड़ा से आक्रांत मुझे नींद नहीं आई। मैं ताड़ के इन जुड़वा भाइयों को रात भर निहारता रहा। अक्सर भावनात्मक बहाव से जूझते हुए सोचने लगता था कि इन्हें पकड़कर रोने लगूं। इसी ऊहापोह के बीच रात के तीसरे पहर के सन्नाटे को भंग करते हुए मेरे पैरों के पास जमीन पर किसी बड़ी सी वस्तु के धम से गिरने की आवाज सुनकर मैं चौंक कर बैठ गया। एक बार तो मुझे लगा कि इन ताड़ के पेड़ों का भूत है, इसलिए लाख चाहने पर भी मैं ना तो उस वस्तु की तरफ देख सका और न ताड़ के ऊपरी झुरमुट को। भूतहे माहौल से बहुत डर गया था। अब कहाँ सोऊं, इसका विकल्प कुछ भी नहीं था। झिझक के कारण झोपड़ी के अंदर सोए रिश्तेदारों को बुला भी नहीं सकता था। लगभग कंपन की मुद्रा में मैं बैठा रहा। जैसे तैसे मन ही मन हनुमान चालीसा रटते हुए उस गिरी वस्तु की तरफ देखा। इसकी वही प्रसिद्ध लाइनें, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, उस रात मेरे काम आई
और वो वस्तु भूत नहीं बल्कि ताड़ के पके हुए फल के रूप में नजर आई, जिसे गांव वाले तरकुल या कुज्जा कहा करते थे। मैंने उसे उठाकर रख लिया। नींद से वंचित सवेरा होते ही मैं तरकुल के उस कुज्जे को लेकर अपने गांव की तरफ चल पड़ा। तमाम आशंकाओं से बोझिल दिमाग को ढोते हुए भरी दोपहरी में मैं अपनी उसी पुरानी मुर्दहिया पर एक बार फिर आ पहुंचा। वहां कोई नहीं था। वहां से कुछ ही दूर स्थित अपनी दलित बस्ती की तरफ 10-20 कदम बढ़ाता, फिर डर के मारे मुर्दहिया की तरफ वापस आ जाता था। सबसे बड़ा डर इस बात का था कि पिटाई तो होनी है, वो होगी ही। मेरी पढ़ाई हमेशा के लिए छुड़ा दी जाएगी। उस समय मैं तुलसीदास जी के शब्दों में तरु पल्लव महच रहो छिपाई, करें विचार करव का भाई वाली स्थिति में आ गया था। घबराकर मुर्दहिया के उस हिस्से में एक सिंघोर के पेड़ के नीचे बैठ गया, जहां मरे पशुओं के चमड़े छुड़ाए जाते थे। कल्पना के तौर पर अचानक मेरे सामने डांगर के मांस पिंड पर झपटते गिद्ध तथा झौहाते कुत्तों की होड़ नजर आने लगी। तभी हमारे गांव के एकमात्र नट परिवार के मुखिया सोफी कंधे पर ढोल टांगे किसी अन्य गांव से आल्हा गायकी के बाद अपनी झोपड़ी की तरफ आते दिखाई दिए। मुझे देखते ही कहने लगे, तू कहाँ चला गवा था बाबू? तुमरे घर रोवन पड़ा था, लोगन एहर ओहर खोजन निकला है। चल चल घर चल। घर चल सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगा था। सोफी मुझे पकड़कर घसीटते हुए घर की तरफ चल पड़े। वो जोर जोर से मेरे पिताजी का नाम लेकर बुलाने भी लगे। साथ ही बीच बीच में वो अपनी ढोल पर एक जोर का तमाचा भी जड़ देते थे। उनका ये विचित्र ढोलकची शोर मेरी बस्ती में आसानी से जा पड़ा। दर्जनों लोग मेरी तरफ चल पड़े, जिसमें मेरे गुस्सैल नग्गर चाचा भी शामिल थे। मेरे पास पहुंचते ही नग्गर चाचा सबको कहने लगे कि कोई इसे कुछ ना कहे, वरना ये फिर भाग जाएगा। उनकी इस वाणी से मुझे बड़ी राहत मिली। मैं घर पहुंचकर जोर जोर से फिर रोने लगा। इस बार मेरी इस रुलाई में मेरी माँ शामिल हो गई। गांव की अनेक औरतें भी अपनी अपनी आंखें पोंछने लगी। कोयलरी के पत्ते पर चिट्ठी लिखवाने वाली किसुनी भौजी मेरे सिर पर हाथ रखकर बोली, देसवा तू छोड़ी देबा बाबू, तो हमारी चिट्ठिया के लिखी। ऐसे ही दिल को छू जाने वाले अनेक जुमले मुझे उस दिन सुनाई पड़े। गांव के फेरू काका गुस्से में घर पर आकर बोले कि इसकी पढ़ाई नहीं छुड़ाई जाए। इस दौरान मेरे पिताजी घर पर नहीं थे। वो मेरे ननिहाल तरवा मुझे ढूंढने चले गए थे। वे उस दिन शाम को घर वापस आने पर मुझे देखकर स्वयं जोर जोर से रो पड़े और कहने लगे, अब हम कहियो हरवाही करे के ना कहब। तू जितना पढ़ल चाहत हवा उतना पढ़ा, अब केहू ना बोली। पिताजी ने यह भी बताया कि शेरपुर पर बाबा हरिदास ने उन्हें रामायण से सगुन निकाल कर बताया था कि लड़का घर वापस जरूर आएगा। इस सगुन के बारे में उन्होंने कहा था कि बाबा हरिहर दास ने डूब के एक डंठल को तोड़कर बंद रामायण के अंदर एक जगह घुसेड़ दिया, और जब उस पन्ने को खोलकर देखे तो उस पर राम के लंका से अयोध्या लौटने की बात लिखी थी। बाबा ने इसका मतलब शुभ समाचार के रूप में निकाला। मेरे धर्मांध पिता मेरे घर पहुंचने से पहले ही पूर्ण रूप से आश्वस्त हो चुके थे कि बाबा हरिहर दास का सगुन कभी झूठा नहीं होगा। मेरी पढ़ाई तो फिर चालू हो गई, किंतु इससे जुड़ी सारी समस्याएं ज्यों की त्यों पड़ी रहीं। स्कूल में मेरे सारे अध्यापक घर से भागने की खबर से काफ़ी स्तब्ध रह गए थे।
मेरे संस्कृत के अध्यापक जगदीश पांडे तो मेरे घर से भागने से लेकर वापस आने तक के वृतांत को सुनकर स्वयं दूसरे लोगों को सुनाने लगे थे। वो तरकुल के कुज्जे वाली भुतही घटना का खूब मजा ले लेकर औरों से गुणगान करते थे। वास्तव में मैं इस पंडित जी का सबसे बड़ा चहेता बन गया था। इस बीच बाबा हरिहर दास ने भी मुझे आश्वस्त कर दिया कि मेरी पढ़ाई नहीं बंद होने देंगे। इस बार मात्र 2 दिन के अंतराल के बाद 7वीं कक्षा में मेरी पुनर्वापसी एक युगांतकारी घटना साबित हुई। स्कूल की पढ़ाई तो सामान्य हो गई, किंतु घर पर जब पढ़ने बैठता तो सभी लोग ताने मारते कि काम के डर से पढ़ने का बहाना बनाकर बैठ गया है। ऐसी बातें मुझे बहुत खलती थी। उसी समय मेरी माँ को रात में दिखाई देना बहुत कम हो गया, अतः टोटका स्वरूप वो रात के अंधेरे में सरसों के तेल से मिट्टी की ढकनी में कपास की बाती जलाकर यूं ही कुछ ढूंढने निकल पड़ती थी। कौतूहलवश किसी ने पूछ लिया कि क्या ढूंढ रही है, कुछ खो गया है क्या? तो वो तुरंत घर में ये कहते हुए वापस आ जाती थी कि वो रतौंधी ढूंढ रही थी। रतौंधी आँख की एक बीमारी होती थी जिसके चलते रात में दिखाई देना कम हो जाता था। गांव में सबका विश्वास था कि दिया बाती जलाकर रतौंधी ढूंढते हुए किसी के द्वारा टोक दिए जाने से ये टोटका सफल हो जाता है और फिर रोगी को साफ दिखाई देने लगता है। मेरी माँ भी दावा करने लगी कि इसी टोटके से वो ठीक हो गई। मुझे ऐसे टोटकों के प्रति आशंका तो होती थी, किंतु घोर अंधविश्वासी माहौल में कोई प्रतिरोध नहीं कर पाता था। उसी माहौल में अक्सर किसी भी व्यक्ति को हाथ में खाद्य सामग्री ले जाते देखकर कौवे झपट्टा मारने लगते थे। इस प्रक्रिया में यदि कौवे का पांव किसी के सर से टकरा गया तो इसे बहुत बुरा असगुन यानी अपशकुन माना जाता था, जैसा कि इसके काट के लिए किसी नज़दीकी रिश्तेदार को मृत्यु का संदेश दिया जाता था ताकि वहां रुदन शुरू हो जाए। एक ऐसी ही घटना नग्गर चाचा की बड़ी बहू बसमतिया भौजी के साथ हुई। इसी भौजी के पिता तथा चाचा ओझा सोखा थे। नग्गर चाचा कहने लगे कि असगुनिया का सनेसा असगुनिया से ही भेजवावे के चाहो। अतः इस अपशकुन के काट का संदेश भेजने के लिए मेरे जैसे अपशकुनकारी व्यक्ति का चुनाव किया गया। मेरे लिए ये एक विराट संकट था कि एक जिंदा व्यक्ति को कैसे मृत घोषित करूं, वो भी उसके माँ बाप के सामने। मैंने लगभग 10 किलोमीटर दूर उनके गांव मंगरपुर जाकर बसमतिया भौजी की मृत्यु का सनेसा सुना ही दिया। उनकी माँ फूट फूट कर रोने लगी, साथ ही छाती भी पीटने लगी। मैंने पुनः घबराते हुए बोल दिया कि कौवा मुंडवा पर झपट्टा मर ले रहल। इतना सुनते ही बड़ी राहत के साथ रुदन शांत होते ही असगुन के टल जाने का इत्मीनान भी हो गया। उस दिन मंगरपुर में जोर की आंधी आई थी, अतः खूब धूल धक्कड़ का माहौल था। इस कथित मृत्यु संदेश से ओझा सोखा के घर वाले इसलिए भी थोड़ी देर के लिए घबरा गए थे कि आंधी में किसी बगल के गांव का एक बकरा बहक कर ओझा के घर के पास आ गया था, जिसे पकड़कर उन्होंने अपने आंगन में काट दिया था। अतः वह क्षणिक मातम एक उत्सव में बदल गया। संयोग देखिए कि उसी समय बकरे का मालिक उसे ढूंढते ढूंढते ओझा के घर ओझैती कराने के लिए आ गया। इन ओझाओं के सामने भी विकट संकट था। आखिर उनके ही घर में कटा हुआ बकरा पकाए जाने के इंतजार में पड़ा हुआ था। ओझैती तो जमानी ही थी, अतः ओझैती के लिए बकरे के मालिक ने 1.25 रुपये अच्छत में दिए। लौंग काटते हुए जय भवानी काली माई की उद्घोष के साथ गिड़गिड़ाते हुए ओझा बाबा तुतलाते हुए बोल पड़े, दुई गोड़वा कुक्कुर
साफ दिखाई देत हो, साफ दिखाई देत हो। अब जात हो, चली गए। अब भवानियों माई के ना दिखात हो, ले गईल दोई गुड़वा कुकुर तोहरे खस्सी के। इसके बाद ओझा ने समझाया कि दोई गुड़वा कुकुर का मतलब कि चोर बकरे को लेकर कहीं गायब हो गया, जिसे भवानी माँ भी अब नहीं देख पा रही हैं। अर्थात बकरा अब जिंदा नहीं है। जिंदा होता तो भवानी माँ जरूर बता देती। उझैती से आश्वस्त होकर बकरे का मालिक, जो बगल के ही गांव का एक खेत मजदूर था, वापस चला गया। ओझा को अक्षत में मिला 1.25 रुपया मसाला खरीदने में काम आया और शीघ्र ही सी कर चभकने वाली दावत का भी सभी ने आनंद लिया। जब दूसरे दिन मैंने घर वापस आकर दोई गुड़वा कुक्कर की कहानी सुनाई तो नग्गर चाचा पछताने की मुद्रा में आ गए, जिसका कारण ये था कि उस दोई गुड़वा कुक्कुर की दावत से वो स्वयं वंचित रह गए थे। स्कूल में मेरी पढ़ाई रंग लाने लगी। लेजर के समय अनेक छात्र मेरे साथ मैदान में बैठ जाते और कोई गणित तो कोई अंग्रेजी का ग्रामर पूछने लगता। मैं तुरंत खपड़े से जमीन पर आदि मानव की तरह लिखना शुरू कर देता था। इस तरह मेरी समानांतर कक्षा 12वें महीने जारी रही। शायद भविष्य में प्रोफेसर होने की यही मेरी पृष्ठभूमि थी। इसी बीच मुझे एक अकल्पनीय समस्या से जूझना पड़ा। मेरे पिताजी जिन पंडित जी की हरवाही करते थे, उनकी बेटी आशा लगभग मेरी ही उम्र की थी, किंतु देर से पढ़ाई शुरू करने के कारण कक्षा 5 में पढ़ रही थी। हरवाही के चलते वो हमारे पूरे परिवार से घुली मिली रहती थी। स्कूल जाते आते जब भी वो साथ होती, मुझसे अपना होमवर्क हल कराती रहती थी, विशेष रूप से गणित। वो भैया के संबोधन से मुझे बुलाती भी रहती थी। एक दिन वो स्कूल के पास वाले नाले के किनारे अकेले खड़ी थी। मैं स्कूल से आते हुए दूर से ही देख रहा था कि कोई नाले में थोड़ी दूर जाकर फिर किनारे वापस आ जाता था। हुआ ये था कि अचानक नाले में ज्वार की तरह अधिक पानी चढ़ आया था। उस समय छोटी छोटी लड़कियां भी साड़ी पहनती थी, अतः वो अपनी साड़ी उठाए घुटने तक पानी में जाती, किंतु अधिक पानी के चढ़ाव के कारण वापस आ जाती थी। वो नाले के कई हिस्से में छिछली जमीन की खोज में जाकर देख चुकी थी, किंतु उससे नाला पार नहीं किया जा सकता था। मैं जब वहां पहुंचा तो बेझिझक मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं नाला पार कराता हूँ। जैसा कि मेरे जैसे लड़के पानी चढ़ाने पर हमेशा अपनी धोती उतारकर अंगोछा पहन लेते थे और फिर नाला पार कर पुनः सारे कपड़े पहनकर स्कूल जाते थे। मैंने भी अंगोछा पहन लिया। मेरा कुर्ता, धोती तथा बस्ता बेझिझक उसने हाथों में पकड़ लिया और मैं ज़मीन पर बैठकर उसके घुटने के नीचे के पैरों को पकड़कर खड़ा हो गया। उसका धड़ मेरे कंधों के पार चला गया। कमर भर पानी में हल कर हम नाला के उस पार पहुंच गए। मेरे पिताजी भी अनेक बच्चों को नाला पार कराते थे, अतः मेरे अंदर भी इस क्रिया में किसी तरह का संकोच नहीं होता था। अचानक एक बड़ी मुसीबत ये आ गई कि नाले के उस पार गांव के कुछ ब्राह्मण छात्र दूर से ही रामचरितमानस के इस नए केवट प्रकरण को बड़े गौर से देख रहे थे। जाहिर है कि तिल का ताड़ बनना ही था। तरह तरह की अफवाहें गर्म होने लगी। ये अफवाहें उसके पिता को भी सुनाई पड़ी। घबरा कर उन्होंने उसका स्कूल जाना बंद करा दिया। वो मुश्किल से 12 साल की थी, किंतु अनहोनी का भय भयानक था, इसलिए साल भर के ही अंदर उसकी ससुराल ढूंढ ली गई। विदाई के समय मेरी माँ भी वहाँ मौजूद थी। घर वापस आकर माँ ने बताया कि डोली में बैठते समय पंडित की बेटी
रो रो कर कहती रही कि हमार पढ़ैया छूट गईल हो बाबा। जाहिर है कि शिक्षा से यदि एक गुलाम पुत्र इतना कुछ हासिल कर सकता था तो फिर मालिक पुत्री न जाने कितना आगे जाती। किंतु एकमात्र अदना अफवाह ने उसका सब कुछ छीन लिया और वो अपने ससुराल में सिर्फ मालकिन बनकर रह गई। इस संदर्भ में वर्षों के बाद जब सन 77 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मैं पश्तो भाषा पढ़ रहा था तो काबुल के प्राध्यापक बेजिद हस्साक साहब ने पढ़ाते हुए बताया कि पश्तो साहित्य में मलालई यानी मलाली की लड़ाइयाँ सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। छोटे छोटे दोहे जैसे रचनाओं को पश्तो में लड़ाई कहते हैं। मलालई किसी मध्ययुगीन अफगानी राजा की बेटी थी जिसका लगाव उसके ही एक गुलाम से हो गया था। घबराकर राजा ने मलालई को जेल में बंद कर दिया। जेल की कोठरी में उसके पास न कागज था न कलम, अतः वह उंगलियों को घायल कर निकलते हुए खून से दीवारों पर लड़ाइयाँ लिखने लगी। ये रचनाएं बाद में चलकर पश्तो साहित्य की अमूल निधि सिद्ध हुई। ऐसा सुनकर क्षण भर के लिए मेरी कल्पना से होकर एक नई मलालई गुजर गई।